नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे। आप ऐसे ही खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपनी जो दैनिक जीवन यापन है उसको शांतिपूर्वक निपटाइए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम बात करेंगे कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर। कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर। तो बैंकिंग सर्विस के तहत कुछ कोड कस्टमर सर्विस के को ध्यान में रखते हुए कुछ कोड डिसाइड्स किया गया है जिसको बैंकों को फॉलो करना होता है। इसके लिए एक बोर्ड का गठन हुआ था, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, BCSBI, बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड था, लेकिन वो फर्दर ऑपरेशन क्लोज करके आजकल उनको एक ऑटोनॉमस बॉडी का दर्जा मिला हुआ है। जो बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है वो एज ए ऑटोनॉमस बॉडी आजकल काम कर रही है इन कोलैबोरेशन विथ IBA, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उनके तत्वावधान में जो BCSBI बैंकिंग कोड ऑफ स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया एक कार्य कर रही है। इसके लिए मेनली जो कस्टमर कोड जो निर्धारित किया गया है मेनली दो सेक्टर्स के लिए। सबसे पहले जो भी बैंक्स इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करती है उनके लिए कमिटमेंट ऑफ कोड्स बैंकों को निर्धारित किया गया है BCSBI द्वारा। दूसरा है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। मेनली दो कोड जो कस्टमर कमिटमेंट के लिए अवार्डेड है। एक है पहला जो इंडिविजुअल कस्टमर के लिए, दूसरा है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, जो बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है ये कोई कंप्लेंट्स रिजोल्यूशन की फॉर्म नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरह की कंप्लेंट्स नहीं कंसीडर किया जाता है, बशर्ते एक कोड डिफाइंड ऑलरेडी प्री डिफाइंड है जिसको हमें फॉलो करना होता है। अब आइए देखते हैं BCSBI के तहत कुछ कोड दिए गए हैं जो इस प्रकार है। यदि बैंक के सर्विस चार्जेज या फी में कोई चेंज होता है तो 1 मंथ वो प्रायर नोटिस कस्टमर को डिस्क्लोज करेगा। जो भी इफेक्टिव डेट रहेगा न्यू चार्जेज का या न्यू फीस का, जो सर्विस फ़ी है, उनको 1 मंथ प्रायर वो अपने वेबसाइट्स या नोटिस के माध्यम से पब्लिक को अवगत करवाएंगे। दूसरा है चेंज इन टर्म एंड कंडीशन। यदि किसी लोन्स में कोई टर्म एंड कंडीशन चेंज होता है तो उनको जिस डेट पे आपने चेंज किया है उनको 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना होता है। यदि आपने किसी कारणवश चेंज नहीं किया है तो उस केस में भी कस्टमर को आप कोशिश करिए कि जब भी चेंज हुआ है वो एक महीने के अंदर कभी भी उनको इंटीमेट करे अबाउट द चेंजेज, कि इनसे उनको क्या फ़ायदा या नुकसान है, ताकि वो जो भी कस्टमर होता है टर्म एंड कंडीशन चेंज होने के कारण यदि उनको बैंक की सूटेबिलिटी नहीं रहती है तो वो 60 दिन के अंदर विदाउट एनी जो कोई प्री पेमेंट फीस या पैनल इंटरेस्ट वगैरह होता है बिना पे किए वो वहाँ से मूव कर सकता है उस बैंक से। तीसरा है कलेक्शन ऑफ ड्यू। जो भी कलेक्शन ऑफ ड्यूज है वो कस्टमर के चॉइस के हिसाब से आप उनसे मिलेंगे। जिस पैलेस पे इन एडिशन टू उसके बिजनेस एड्रेस या रेसिडेंशियल एड्रेस पर यदि वो विश नहीं है, वो मिलने के लिए रेडी नहीं है, तो जो भी प्लेस आपको डिफाइंड है उनके चॉइस के हिसाब से उनसे मुलाकात करेंगे कलेक्शन के ड्यूज कलेक्शन हेतु। यदि वो वहाँ पे नहीं मिलते तो आप उनके रेसिडेंस पे विजिट करेंगे, रेसिडेंस पे नहीं मिलते बिजनेस एड्रेस पे विजिट करेंगे, लेकिन उनका चॉइस को प्रायोरिटीज़ पे रखा जाएगा। और इनसे जो कांटेक्ट करने का टाइम है 7 AM to 7 PM। फोर्थ पॉइंट है कंप्लेंट्स एंड ग्रीवांस रिड्रेसल्स। जो भी कंप्लेंट्स जो बैंक्स के अंदर आती है उनको 1 सप्ताह के अंदर एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करना है। 2 केस होती है, यदि वो डायरेक्ट ब्रांच में एप्लीकेशंस देती है कंप्लेंट्स के लिए इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट देना है। यदि डाक या किसी अदर फॉर्म में आती है तो 1 सप्ताह के अंदर मैक्सिमम उनको एक्नॉलेजमेंट देना है। और जो भी रेजोल्यूशंस या सिस्टम अवेलेबल है रिड्रेसल का वो मैक्सिमम 30 डेज के अंदर उनको रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कस्टमर अकाउंट
खोलने या अकाउंट नया खुला है और जिस डेट में क्रेडिट किया है उससे 14 डेज़ के अंदर वो अपना अकाउंट स्विच ओवर कर सकते हैं दूसरे बैंक्स में। इसके लिए बैंक्स को कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है या उनको फर्दर कस्टमर द्वारा इंटीमेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। जिस डेट पे फर्स्ट जमा किया है उससे 14 दिन के अंदर कस्टमर कहीं भी मूव कर सकता है, वो यदि सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है। यदि वह अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट देता है तो 3 दिन के अंदर उस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना होता है जहाँ के लिए भी वो अप्लाई करते हैं। इसे फर्दर KYC के लिए कस्टमर को इंसिस्ट नहीं करेंगे बैंकों द्वारा। जो भी रिक्वेस्ट दिया गया है वो 3 डेज़ के अंदर उनको ऑनर करना है। सिर्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे यदि कोई एड्रेस में भी चेंजेज है तो डिक्लेरेशन के अंदर ही एड्रेस मेंशन करते हैं तो उनको आप 3 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन को टेकअप करके उस अकाउंट को नेक्स्ट जहां भी वो डिजायर्ड है उनके द्वारा वहां ट्रांसफ़र कर देना है। अब नेक्स्ट है, यदि कोई मिनिमम बैलेंस रिगार्डिंग कोई चेंजेज होती है तो 1 महीना पहले बैंकों को या तो वेबसाइट या नोटिस के माध्यम से पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए लाए जाएंगे यदि मिनिमम बैलेंस में कोई भी चेंजेज होने की संभावना है। नेक्स्ट है डोरमेंट्स या इनऑपरेटिव अकाउंट। जो भी अकाउंट्स डोरमेंट या इनऑपरेटिव होने जा रहा है उनके 3 महीना पहले जिस डेट में ऑपरेटिव होने से 3 मंथ बिफोर कस्टमर को बैंकों द्वारा इंटीमेट किया जाना है। फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन्स, यदि ATM का ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया है तो T+5 डेज में मैक्सिमम अकाउंट में क्रेडिट होना है, अदरवाइज बैंक को 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी। यदि बैंक्स का ब्रांच कोई शिफ्ट होता है या मर्ज होता है तो उस केस में ब्रांचों को किसी भी टेक्निकल कारणवश या बैंक अपनी चॉइस से या किसी कारणवश बैंक ब्रांच वहाँ से शिफ्ट करती है या मर्ज होता है और यदि उस एरिया पे या वहाँ पे कोई फर्दर बैंक नहीं आनी है तो मिनिमम 2 मंथ बिफोर नोटिस पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए जारी करेंगे। ये बैंकों का ड्यूटी है। यदि वहाँ कोई डिसाइड है कि कोई बैंक आना है उस एरिया में तो उस केस में हम 30 डेज नोटिस देंगे। मतलब जहाँ यदि बैंक हम शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ कोई बैंक नहीं आना है तो 60 डेज बिफोर नोटिस हम कस्टमर डिस्क्लोजर के लिए लाएंगे। यदि प्रपोज्ड है कोई ब्रांच या बैंक वहाँ खुलना है और हम शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ 30 डेज नोटिस प्रायर ऑफ शिफ्टिंग दिया जाएगा या प्रायर शिफ्टिंग या मर्जर जो कह लीजिए वहाँ दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ डेथ क्लेम। डेथ क्लेम में जो भी उनके नॉमिनी या सर्वाइवर है उनको 15 दिन के अंदर जो भी केसेस है सेटल करना है। इनसे फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। डेट काउंट होती है जो इनकी जो टाइम टर्न अराउंड टाइम शुरू होता है इन जो कस्टमर द्वारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बैंकों को दिया जाना है, जैसे लाइक डेथ सर्टिफिकेट्स या प्रूफ ऑफ सर्वाइवर यदि बैंक में सबमिट किए तो बैंक मैक्सिमम 15 डेज के अंदर डेथ क्लेम को सेटल करेंगे। क्रेडिट लोन्स के अंदर नेक्स्ट है कि जो भी बैंक्स ने लोन डॉक्यूमेंट साइन किया है और बैंक द्वारा डिजायर्ड है कि मुझे लोन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दिया जाए तो बैंक उसको मना नहीं करेंगे। सारे लोन डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी बैंक्स कस्टमर को प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस कस्टमर द्वारा किया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, चाहे 1 रुपये का है चाहे जितने भी अमाउंट का है, सारे केसेज में कस्टमर को अलर्ट्स भेजेंगे SMS या ऑनलाइन थ्रू वाट एवर मोड अवेलेबल है उनको कस्टमर का इन्फॉर्म करने का। विदाउट फेल एवरी ट्रांजैक्शंस इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ट्रांजैक्शंस का अलर्ट कस्टमर को इन्फॉर्म करना है। यदि कस्टमर कंसेंट के बिना क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट की गई है और कोई चार्जेस डेबिट किया गया है तो कंसर्न कंपनी इमीडिएट उस चार्जेस को रिवर्स करेगी और जो भी चार्जेस उसका 2 गुना वो पेनाल्टी भी पेमेंट करेंगे। तो ये सारे थी हमारे कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर जो BCSBI बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत फॉलो होता है। जो कुछ हम 13 पॉइंट थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी और हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मकसद है क्वालिटी ऑफ जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना कंज्यूमर को। ये मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द कंज्यूमर।
कंप्लेंट्स कोई भी कर सकते हैं, जो भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है या वॉलंटरी ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, हुएवर इन्वॉल्विंग, दो जो भी कंज्यूमर के हित के लिए काम कर रहे हैं, मे भी वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो अपना वॉइस को रेज कर सकते हैं, कंप्लेन को रेज कर सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ है, इसकी लिमिटेशन पीरियड क्या होती है, मतलब कस्टमर वो कब तक, मान लो कोई अमाउंट कभी ट्रांजैक्शन परचेज किया है तो कब तक फाइल कर सकता है। कंप्लेन लॉन्च करने का टाइमिंग 2 साल तक होता है फ्रॉम डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस। जो भी डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस है उसे 2 साल तक आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कंप्लेन को हैंडल कैसे किया जाता है। तो इसके लिए कंज्यूमर फोरम के नाम से जाना जाता है, 3 लेयर्स में काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम एंड सेंट्रल कंज्यूमर फोरम्स। और इनकी जो टॉप अथॉरिटी होती है वो सुप्रीम कोर्ट, जो लास्ट बेंच होता है जहाँ आप लास्टली इस केस को किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द सेंट्रल फोरम। और इसमें अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जो होती है वहाँ 50 लाख तक के केसों का सुनवाई होता है। जो भी 50 लाख तक आपका ट्रांजैक्शंस है या आपने गुड या सर्विस परचेज की है उस केस में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के यहाँ कंप्लेंट्स दायर होता है। यदि यही स्टेट लेवल की कंज्यूमर फोरम है तो 50 लाख से 2 करोड़ तक की कंप्लेन की जाती है। यदि सेंट्रल कंज्यूमर फोरम है तो यहाँ 2 करोड़ से ऊपर की कंप्लेन किया जाता है। और इसमें जो कंप्लेन पीरियड होता है, कंप्लेन जो एडमिसेबल पीरियड होता है, मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ पे कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन किया है तो इनका एक टाइम लाइन होता है, 21 दिन के अंदर इनको रिसिप्ट दे देना होता है। जो भी है इनके जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वगैरह होती है तो वहाँ 21 दिन के अंदर इनको केस को एडमिट कर लिया जाता है, मतलब इनकी कार्रवाई शुरू हो जाती है 21 दिन के अंदर। और नॉर्मली डिसीजन 3 महीना इसमें लगता है, मैक्सिमम जो टाइम है। यदि हमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन वगैरह की एनालिसिस की ज़रूरत है 3 महीना, यदि हमें एनालिसिस की ज़रूरत है तो वहाँ 5 महीना लगता है। तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को थोड़ा रिकैप करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मेन पर्पस है टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी एंड सर्विस। और कंज्यूमर कोई भी कंप्लेन कर सकता है, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, हुएवर इज देयर। इसका जो कंप्लेन करने का पीरियड क्या होता है, जो कॉज ऑफ एक्शन होता है उस डेट से 2 साल तक कंप्लेंट्स वो लॉन्च कर सकते हैं। इन 3 लेयर्स में काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम एंड सेंट्रल कंज्यूमर फोरम। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में 50 लाख तक केसों की सुनवाई होता है, स्टेट कंज्यूमर फोरम में 50 लाख से 2 करोड़ तक के केसों का सुनवाई होता है और सेंट्रल कंज्यूमर फोरम में 2 करोड़ से ऊपर की केस को सेटल किया जाता है। और यदि इसमें जो टाइम लाइन है, जो भी कंप्लेंट्स जो कंज्यूमर द्वारा किया जाता है वो 21 दिन के अंदर एडमिट कर लिया जाना है डिस्ट्रिक्ट कंप्लेन अथॉरिटी या जो भी जिस लेवल पे वो बैठे हों। और इनका जो डिसीजन टाइम होता है विदाउट एनालिसिस, हमें कोई डीप एनालिसिस कंप्लेन में नहीं लग रहा है तो 3 महीने के अंदर डिसीजन देना है। यदि एनालिसिस की ज़रूरत है तो मैक्सिमम 5 महीने का टाइम लगता है। मान लो केस की सुनवाई चल रही है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो भी एंटिटी है, कंज्यूमर है, वो यदि सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फर्दर स्टेट लेवल पे अपनी अपील को रेज कर सकते हैं। स्टेट लेवल में से यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो सेंट्रल लेवल कमीशंस को अपील कर सकते हैं। यदि वो सेंट्रल लेवल कंज्यूमर फोरम कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये 4 लेवल ऑफ अपील है, डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट फोरम, स्टेट टू सेंट्रल फोरम, सेंट्रल टू सुप्रीम कोर्ट। इस सारे केसों में एक बात को थोड़ा टाइम लाइन का डिफरेंस, यदि डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट फोरम जाते हैं तो आपको 45 दिन के अंदर, जिस डेट में आपको जजमेंट मिली है उससे 45 दिन के अंदर आपको अपनी कंप्लेन को अपील करना है। यदि आप यही स्टेट फोरम से सेंट्रल फोरम में अपील के लिए जाते हैं तो यहाँ मैक्सिमम 30 दिन के अंदर हमें अपील के लिए अपनी एप्लीकेशंस को दायर कर देनी है। यदि सेंट्रल फोरम से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ भी मैक्सिमम 30 दिन का टाइम है जिसके अंदर हमें अपील को फाइल करना होता है। इन सारों केसेस में जो भी अमाउंट अवार्ड किया गया है उनका 50% अमाउंट हमें जमा करना होता है इन एडवांस। यदि कोई फ्रीवलेस कंप्लेन है या फेक कंप्लेन है
तो उस केस में 1 महीने से लेकर 3 साल तक जेल हो सकती है, और इसमें फ़ाइन का भी प्रावधान है जो 2000 से 10,000 तक हो सकता है, या दोनों हो सकता है। जेल, आपको जेल की सज़ा 1 से 3 महीने की, या फ़ाइन 2000 से 10,000 तक हो सकता है।